हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मनी नाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये छोटा हफ्ता है, 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आज बाजार खुलता हुआ दिखा है, लेकिन नेगेटिव सरप्राइज के साथ आज बाजार खुला है। क्यों? क्योंकि 3 दिन की जो लंबी छुट्टी थी उसमें 2 दिन के जो ग्लोबल संकेत है वो हमें पहचाने थे, और जिस तरह से हमने शुक्रवार को यूएस में गिरावट देखी, कल एशिया के मार्केट्स गिरते हुए देखे, उसी को मिरर करते हुए आज हमारे मार्केट्स कमजोरी के साथ खुलते हुए दिखे, और जहां कमजोरी के साथ खुले उसके बाद गिरावट और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी। थोड़ी सी रिकवरी की हमने उम्मीद जरूर जताई थी, क्योंकि आज हमारी जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी में वो 23,341 यानी कि 23,350 के नीचे होती हुई दिखी। बड़ी वजह क्या है, इतनी ज्यादा जो पेन है मार्केट में, उसके पीछे आखिर नव्स क्या है जिस वजह से बाजार में हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा गिरावट दिख रही है। देखिए, कल लिबरेशन डे है, जिसको ट्रंप साहब ने लिबरेशन डे का नाम दिया है। टैरिफ लगने वाले हैं और उसको लेकर जो अनिश्चितता है, ना केवल हमारे मार्केट्स में, यूएस के मार्केट्स में, दुनिया भर के मार्केट्स में अनिश्चितता साफ तौर पर दिख रही है। हमारे मार्केट भी उससे अछूते नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर FY25 जो कि वित्त वर्ष बीता है, शुक्रवार को खत्म हुआ था, उसमें फाइनेंशियल शेयरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था, सबसे ज्यादा यही सेक्टर चलता हुआ दिखा था। और वहीं पे आप देखिए अब आ गई है मुनाफा वसूली। तो बैंकिंग स्टॉक्स हुए या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक हुए, ये आज बाजार को नीचे खींचने का काम करे, जिस वजह से निफ्टी बैंक भी आपको नीचे नजर आएगा। साथ ही साथ जो हाल ही में बाजार में रैली हुई, 21,964 का जो लो बना था, स्विंग लो था, वहां से लेकर 23,870 तक की जो एक तरफा रैली हमने बनती हुई देखी, उसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जो पॉजिटिव्स हैं वो बाजार में डिस्काउंटेड है, चाहे वो Q4 की अर्निंग्स हो या फिर आरबीआई की जो पॉलिसी बैठक होने वाली है उसकी बातचीत कर लें 7 से 9 तारीख को, जिसमें वाइडली एंटिसिपेटेड है कि 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट हो सकता है। वो सब चीज़ें इस रैली में जो हाल फिलहाल हमने रिकवरी बनती हुई देखी मार्केट्स में, वो शायद डिस्काउंट हो चुकी हैं। तो ये एक फैक्टर है, यानी कि बाजार के लिए फ्रेश ट्रिगर्स मौजूद नहीं है। और दूसरी ओर आप देखें, बाजार के लिए टेक्निकली देखा जाए तो 23,700 23,750 ये एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर कामकाज कर रहा है। जब तक ये लेवल पार नहीं हो जाता, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार के एक मीनिंगफुल रिवर्सल या फिर जो तेजी या फिर जो बढ़त है या फिर जो स्ट्रेंथ है, उसके इंडिकेशंस आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये लेवल जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं ये पार नहीं होते हुए नजर आएंगे। चलिए इस पर बातचीत भी करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग के AVP रिटेल रिसर्च रवि सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी। और मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था तो कहीं ना कहीं से एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। और मुझे लग रहा था कि जैसे लग रहा हो कि बस आप बोलते रहे और मैं सुनता रहूं। अरे सर, लोग तो इंतजार करते हैं कि रवि सर आएंगे, डॉक्टर रवि सिंह को सुनना है। वो जब बोलते हैं तब तो समय अलग बन जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, आज का जो मंजर है बाजार का, जिस तरह से हम गिरावट देख रहे हैं, आपके जैसे एक्सपर्ट्स की, आपके जैसे जो एक्सपर्टीज रखते हैं लोग, उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कि बचा सकते हैं या फिर लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ताकि ये जो गिरावट है उसमें लोग घबराएं ना, चिंता ना करें और कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो सबसे पहले बाजार की बात करते हैं। सर, ये जो नर्वसनेस हम मार्केट में देख रहे हैं या फिर चिंता जो बन रही है, केवल ट्रंप साहब क्या अनाउंस करने वाले हैं टैरिफ्स को लेकर है, या फिर और भी कोई चिंता है जो कि बाजार के ऊपर हावी हो रही है? नहीं, आपने बहुत क्लियरली यहाँ पर बताया कि मेन तो ट्रम्प के टैरिफ, और आप जो उसे कौन सा एक डे कह रहे थे, तो मुझे लगता है उसको टैरिफ डे कहें, वो बहुत सिंपल है। बहुत जुबान ट्विस्टिंग आपने बोला, वो समझ नहीं आया। लिबरेशन डे सर। लिबरेशन डे, ऐसा कुछ लिबरेशन का कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए टैरिफ डे ही ज्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ जो आपने इम्पोर्टेंट बताया कि फाइनेंशियल से यहाँ पर देखा जाए तब तक परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल सही है आपने। लेकिन मैं उसमें एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जो कि शायद मेरे ख्याल से दर्शकों को बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। पहली बात है कि जो मार्केट में गिरावट है ना, ये एज पर द एक्सपेक्टेशन चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइज नहीं कर रही। और जहां तक मनी नाइन के दर्शकों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग के लिए संकेत दिए गए थे कि 23,800 आपका जो कहते हैं ना, जितनी लंबी सांस खींचो और जहां से छोड़नी है वही है। वो जो 23,800 का लेवल था, जहां से सांस छोड़ना शुरू कर दीजिए और वापस मार्केट को एडजस्ट होने दीजिए, फिर खींचेंगे जहां से बाय करना होगा। अभी फिलहाल लेवल्स बाय के लिए नहीं है। आपने अपसाइड के लेवल बता ही दिए, लोअर साइड की तरफ जाएं तो जो अभी लेवल है ये सरप्राइजिंग है। थोड़ा पुल बैक जरूर आएगा, खुशी जरूर आएगी, स्माइलिंग फेस बनेगा, लेकिन जल्दी लूजिंग इमोजी यहाँ पर बनेगा और 22,800 के लेवल यहाँ पर दिखते हुए नजर आ सकते हैं। अब पॉइंट क्या है, आप जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप बता रहे थे, 2 पॉइंट तो आपने बता दिए, दो चार पॉइंट मैं भी यहाँ पर प्लीज सर। बताने करता हूँ। पहला,
एफआईआईज का कॉन्फिडेंस कितना बना रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं एफआईआईज वापस से सेलिंग ना करने लगे, और आज तो जरूर क्लोजिंग डेटा में सेलिंग ही नजर आएगी। तो वो एक है कि एफआईआईज का एग्जिट जो है वो फिर से जारी हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए डीआईआईज अब गले तक भर चुके हैं, क्योंकि 40% जब मार्केट साफ हो चुकी है अब तक ऊपरी लेवल से देखा जाए, और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यानी कि लार्ज कैप के स्टॉक जो है वो मिड कैप के बनते हुए नजर आ रहे थे, स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि डीआईआईज भी यहाँ पर अपना कोटा फुल कर चुके हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से अब फ्रेश बाइंग के लिए उनको भी बहुत सोचना पड़ेगा। हालांकि ये छोटा सा अभी 2-4-5% का गेन उन्होंने लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो एक तरीके से देखा जाए, इंटरेस्ट कॉस्ट देखी जाए या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट देखी जाए, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी था। लेकिन लॉन्ग टर्म पर अभी एफआईआईज के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। तीसरा जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। कोई खास करेक्शन नहीं दिख रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कहीं ना कहीं से जबरदस्त है, और उसका एक रीजन सबसे बड़ा है कि आप आज गोल्ड की प्राइसेस देखिए, सोने की चमक कहीं ना कहीं से सितारों की चमक हो गई है, और उस चमक को शायद आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सोने ने रिकॉर्ड हाई कल बनाया, 90,000 का लेवल क्रॉस कर गया। जिसकी सांसें नीचे से टूटनी थी ऊपर से टूटनी शुरू हो गई होंगी, वो तो देख लिया। और कहीं ना कहीं से अब गोल्ड और के जब प्राइसेस ऐसे बढ़ते हैं तो इक्विटी मार्केट के लिए खतरा उतना ही बढ़ जाता है, और वही खतरा यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें कोई भी एक सिक्का फिसला, या एक वो संदीप जी मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, जब हम एक वो कई अलग अलग चीजों को जोड़ करके एक बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक सिक्का खिसक जाता है तो पता चलता है बिल्डिंग टूट गई। वो कुछ ऐसी सिचुएशन है, जो कि यही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप समझदार बनिए। जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है उनमें भी निकलिए, जिन स्टॉक को एवरेज किया था, एवरेज प्रॉफिट पे हैं, उन पे भी निकलिए, जिनमें लॉस में है लेकिन नीचे लिया था और एवरेज ऊपर आया, तो उन स्टॉक से भी यहां पर निकलने की जरूरत है। और कल का दिन हो या आगे का दिन हो, बात इस चीज की नहीं है कि यहाँ पर टैरिफ डे की वजह से ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सेंटिमेंट ही थोड़े से आगे आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, और चलिए 3 से 6 महीने छोड़िए, इस साल ही सेंटिमेंट जो है वो अच्छा नहीं रखेगा। अरे अरे सर, तो डरा रहे हैं बहुत आप। दो पिछले वित्त वर्ष अगर हम देखें तो पॉजिटिव हमने इंडिकेशंस बनते हुए देखे हैं, बाजार में पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए हैं। तो ये हैट्रिक नहीं होगी और ये हम फिसल जाएंगे, ऐसा रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन है, जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं मानना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपके पास कोई पोजीशंस हैं जहाँ पे मुनाफा हो रहा है, या फिर आप एवरेज करने के बाद जिन लेवल्स पे पहुंच गए हैं वहाँ पे अगर हल्की फुल्की मुनाफा बन रहा है, तो वहाँ से भी आपको लेके निकल जाना चाहिए। और एवरेज करने के बाद भी अगर आपके प्राइस फिलहाल जिस लेवल पे स्टॉक्स चल रहे हैं उसके ऊपर है, तो भी आप वहाँ से निकल जाइए। यही राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सर, एक आईटी पे आपका सवाल आपसे लेना जरूर बनता है। वैसे देखा जाए तो आईटी के ऊपर कोई ऐसे टैरिफ्स लगने की बात नहीं है, लेकिन आईटी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है यूएस में। अगर आप देखे जाए तो 50 से लेकर 70-80% तक ज़्यादातर कंपनियों के जो आईटी से यूएस से रेवेन्यूज है वो डिराइव होते हैं। तो उस लिहाज से केवल ये सेंटिमेंट बिगड़ रहा है उस वजह से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, कि या फिर यूएस में मंदी आने का जो डर है उससे इनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी सेक्टर में, उस वजह से ये गिर रहे हैं? संदीप जी, एक्चुअली में दोनों चीजें हैं। मैं क्लियरली बताऊं, देखिए एक तो पहली बात है कि पिछले 2-4-5 सालों में अगर मार्केट में देखा जाए तो सिर्फ आईटी आईटी ही चल रहा था, और 5 साल 10 साल के बाद तो ट्रेंड चेंज होता ही होता है। और कहीं ना कहीं से वो कहते हैं कि जिन जिन पे कुछ सवारी नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ आईटी नाम लगा लिया था, वो भी बढ़ते जा रहे थे। तो अब रियल पिक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे आपके यहाँ पे शायद शो करते हुए 1-1.5 साल हो गया होगा। इस 1.5 सालों में तो मैंने कभी कोई आईटी स्टॉक बाय दिया नहीं है, अगर आपको याद हो तो। मैंने बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। स्टॉक्स को निगेटिव ही रखा है, और आगे आने वाले 1 साल तक अभी भी आईटी स्टॉक में निगेटिव ही रहूंगा। और जहां तक दिग्गज की बात है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो विप्रो सबसे पुअर परफॉर्मेंस देगा, उसमें बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। बाकी इन्फोसिस है या फिर टेक महिंद्रा, इन सब में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या फिर इसमें ना करें, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। बस ये फर्क ये होगा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको यहां पर सुई जैसा चुभता रहेगा, कि आपको प्रॉफिट तो नहीं आ रहा लेकिन आपका नुकसान थोड़ा बढ़ रहा है।
तो मुझे लगता है ये फीलिंग यहाँ पर रहेगी। अब आपने जो फंडामेंटल पॉइंट की बात की, लोगों को लगेगा कुछ फंडामेंटल तो बता नहीं रहे। देखिए, ऑर्डर्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट है, और आईटी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं, खासतौर से जो वीजा पॉलिसी यहाँ पर चेंज की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फर्क है। और हम्म। चूंकि ट्रम्प साहब को आईटी कंपनीज में एक चीज होती है कि उनको कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो लगानी नहीं होती, तो ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का जो नारा यूएस हमेशा से देता आया है, उसकी वजह से उसने अपने यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी। उसका आज निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, और इसी वजह से रिसेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। अब इस समय यूएस की पॉलिसी को अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, हम्म। तो महान है हमारे ट्रम्प साहब, क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक जो वहां पे खाना खा रही थी वो भी थोड़ी भूखी मरे। उसका रीजन ये है कि वो इन्फ्लेशन को और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूएस कुछ पैदा करता नहीं है ज्यादातर। देखे तो टॉप 10 कंट्रीज से इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बहुत है, और हम्म। इंपोर्ट कौन कर रहा है? इंपोर्ट कर रही वहां की जनता, यूजर है वहां की जनता। और अगर ऐसी टैरिफ और टैरिफ वॉर खोलने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं से यूएस को डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि वहां की जो पब्लिक की अंतरकलह है, वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और पेन तो हमेशा पब्लिक को ही होता है किसी भी राजनेता के डिसीजंस पे, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। चलिए, एक बात क्लियर है कि आईटी से आपको दूर रहना है। सर, आपने बोला ना कि मुझे याद होगा, मुझे तो ये भी याद है सर, मैंने काउंटर भी किया था आपको जब आप बोल रहे थे कि आईटी से दूर रहना है। मुझे याद है मैंने काउंटर भी किया था आपको ये, और आपने बाखूबी उसका जवाब दिया भी था कि क्यों आईटी से आपको दूर रहना है, और वो अब साबित होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि बहुत समय तक हमने देखा आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो गिरावट हो रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्यों एक वर्ड ऑफ कॉशन या फिर जो एक कंसर्न था वो रेस किया जा रहा था, वो अब सही साबित हो भी रहा है। मैं केवल एक ही एग्जांपल आपके सामने इसका रखूंगा, फिर मैं दर्शकों के सवाल लेना शुरू करूंगा। इसमें ना एग्जांपल मैं रख रहा हूं टीसीएस का आपके सामने। टीसीएस ने 4500 पे बायबैक किया था सर, 4592 का इसने ऑल टाइम हाई छुआ था, और 4592 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद आज इसका 3525 रुपये का लो है जो कि इसने टच किया। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का जो फॉल है टीसीएस में आप देखिए हाई लेवल से देखने को मिला है। तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से जब माहौल बिगड़ता है या फिर फंडामेंटल्स खराब होते हैं या फिर सिचुएशन खराब होती है, तो दिग्गज भी किस तरह से पिटते हुए नजर आते हैं। इसका साफ उदाहरण या बड़ा एग्जाम्पल जो है वो टीसीएस के चार्ट में आपको नजर आएगा। 4592 वाला शेयर आप देखिए 3550 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वेल सेड सर, जैसा आपने कहा वैसा होता हुआ दिखा भी है। बहुत कम लोग हैं सर जो डेयरिंग होते, डेयरिंग और उससे साथ साथ करेजियस, कि आप सामने आके बता पा रहे हैं और अपने पॉइंट को एक सेक्टर, एक स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और वहां आके आप कह रहे हैं कि इसमें आप दूर रहिए, बच के रहिए, है तो अपनी पोजीशंस मत बेच दीजिए और आपको यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है। ये अपने आप में काफी करेजियस थिंग है, और हैट्स ऑफ टू यू सर, जिस तरह से आपने इस चीज में हाईलाइट किया है और लोगों को डूबने से या फिर उनको नुकसान होने से बचाया है। उसके लिए हम, हमारे दर्शक आपका सदैव सर धन्यवाद करेंगे और इनफैक्ट आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के लिए। अब कुछ मैं सर सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ जो हमारे दर्शक शेयर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले सर ये आपकी जो सादगी है ना, मॉडेस्टी, यही सब कुछ बयां कर देती है। अब बिना शब्दों के बोले ही आप सारा जो बयां कर जाते हैं ना, ये अपने आप में कमेंडेबल है सर। कुछ तो कहना पड़ेगा आपको दर्शकों को। नहीं 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 सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी बात को तभी रख सकते हैं जब आप उतने अच्छे सवाल पूछें। और उतनी ही सबसे खास बात ये है कि मैं आपके संदीप जी, मुझे कम मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा पहले से। आपने बहुत बार कोशिश कही कि आपका शो मैं अटेंड करने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन मेरी ऑफिस की जो जिम्मेदारियां हैं उस पे आपका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग फिट नहीं बैठता। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब चक्री घुमाता है तो कहीं ना कहीं से वो होता है। आज सुमित जी छुट्टी पे हैं और आप, सौभाग्य है कि आपके साथ में रहने को मिल रहा है, तो मैं अपनी बातें आज पब्लिकली रख सकता हूँ। और पब्लिक के सामने यही कहूंगा कि संदीप जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और मनी 9 पे जब शो करना स्टार्ट हुआ था तो संदीप जी ही सबसे पहले थे जिसके साथ मैंने शो करना शुरू किया था। और अ, अच्छी बात यह है कि ये बिना कुछ कहे प्यार से बहुत सी चीजों को बोलते हैं, लेकिन मैं जरूर क्षमा इनसे मांगूंगा क्योंकि इनके टाइमिंग और मेरी टाइमिंग बिल्कुल फिट नहीं बैठती है, और इसकी वजह से हम लोग शो नहीं कर पाते। लेकिन अरे एक चीज त्राही है, माम प्रभु, त्राही माम प्रभु, मेरी गलती होगी, मैंने आपसे बुलवाया, आप तो मेरा ऑनर ही, आप देखिए पब्लिक के सामने ही बैंड बजा रहे हैं सर। नहीं 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 सर, ये नहीं नहीं नहीं, ये तो सर प्यार मोहब्बत है हमारी आपकी। और मैं सिर्फ एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज, कि आपका प्रोग्राम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आपका
चाहे वो मॉर्निंग के प्रोग्राम हो या दोपहर के प्रोग्राम हो, और आपकी जो कला है, जो कहने की कला है, जो न्यूज़ को जिस तरीके से आप पेरो करके बातें करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है, मन में भी ख्याल आता है, मैं देखिए, मैं कोई चीजें जो आपने कहा बोल्ड मैं बोलता हूँ, कई बार ऐसा होता है आप स्टोरी बताते हैं और उसके बाद एनालिस्ट का व्यू लेते हैं, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो अंदर से मन में लगता है अरे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोल देना चाहिए था। तो मेरे मन में ये भी ख्याल आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब स्टोरी बताते हैं और कोई एनालिस्ट आपके उस पर व्यू दे रहा होता है, तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ व्यू आता है, तो पब्लिक को अल्टीमेटली फायदा ही फायदा है। तो मुझे यही कहना है कि आपका संदीप जी जो कहने का तरीका है वो मुझे खुद बहुत पसंद है। मतलब मैं आपके सामने कह सकता हूँ, और मुझे याद है कि मैंने आपको एक बार एक डेफिनेशन भी दी थी कि एक आपके यहाँ पे विकिपीडिया है और एक आप गूगल हैं। तो अब ऑब्वियसली है कि आप उस को पूरा का पूरा जो न्यूज़ को कंपाइल करते हैं, जिस हिसाब से बनाते हैं और इतने अच्छे सवाल पूछते हैं कि हम जवाब दे पाते हैं, और इस वजह से मैं भी पढ़ के आता हूँ। आपको मैं दिखा सकता हूँ, आपने जब बात करी अभी, तो ये देखिए, मैं लिख रहा था पॉइंट कि मुझे कौन से पॉइंट बताने हैं, कहाँ पर आपको ये बताना है कि नहीं, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसपे कि जैसे मैंने DIIs और FIIs जब आपने बता दिया, तो मैंने ये ऐड किए पॉइंट्स को कि मुझे इन पे कंसिडर करना है, जिसमें गोल्ड के प्राइसेस हैं। तो खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत बहुत मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपके साथ शो करने का मौका मिल रहा है। सर एक ही बात बोलूँगा इसको सब रैप अप करने के लिए, प्रेरणा स्रोत जब सामने हो ना तो सवाल अपने आप आते हैं सामने से, और वो लेवल बन जाता है, तो इसलिए हम ये सब कर भी पाते हैं। सर आपका जो एक्सपर्टीज़ है, जो नॉलेज है ना, उस वजह से इतना अंदर से एक वो आता भी है कि सामने वाले को सवाल पूछने भी चाहिए, और वो भली भांति बहुत बाखूबी उसका जवाब दे भी पाते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ सर। रोहिणी मित्तल जी ने सवाल पूछा है, कह रही हैं कि IOC 130 पे है सर, मार्केट गिरने लगा है सर, क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए, कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए। हालांकि सर मैं थोड़ा इनसे एग्री नहीं करता हूं। इन्होंने बोला कि 130 पे लिया है, लॉस हो रहा है, स्टॉक आज 2.5% ऊपर है, इनके लेवल से ऊपर है, भले ही 72 पैसे ऊपर है, लेकिन मुझे मेंटेलिटी समझ नहीं आ रही सर कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। अब हायर लेवल से स्टॉक नीचे आ गया, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं ये, क्योंकि इनके दाम से तो ऊपर ही है सर अभी भी स्टॉक। नहीं, देखिए, ये सब स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको लंबे समय के लिए खेलना चाहिए और बने रहना चाहिए। अब IOC जैसी कंपनी का शेयर अगर 130, 125, 120 या 150 पे भी मिल रहा हो, और आप विजन रखते हैं कि आपको अगले 5 साल के लिए कंपनी में SIP करनी हो, तो मुझे लगता है कि ये वो कंपनीज हैं। फंडामेंटल देखिए, समझिए, IOC कंपनी के जरा एक बार को पेट्रोल पंप देख के आइए। जब आप पेट्रोल पंप देखेंगे तो एक नया चेंज देखेंगे कि लगभग IOC के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स में अब आपको CNG का प्रोविजन मिलना शुरू हो गया, यानी कि जो डीजल की खपत कम हुई है उसकी जगह CNG अब देना शुरू कर रहे हैं, और ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू प्रोसेस में चल रही है। देखिए और हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको कुछ और न्यूज भी देखने को मिले, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ, पीछे अभी रहता हूँ। जब आ जाएगी ऑफिशियली तो आपको खुद भी पता चलेगा। लेकिन पॉइंट कहने का ये है कि जो एनर्जी सेक्टर है उनमें अगर देखें तो अपने पास इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 कंपनियां हैं, BPCL, HPCL और IOC, गेल। ये सब ऐसी कंपनीज है जिनके स्टॉक पे अगर आप SIP करते रहिए तो कुछ ना मिले, आपको डिविडेंड मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, ये सब खुशियां मिलती रहती। तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छा। अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो मैं हमेशा मना करता हूं कि इस ट्रेडिंग के स्टॉक्स नहीं है, इनको ट्रेडिंग इन पे मत करिए, इन पे इन्वेस्टमेंट SIP के हिसाब से जाइए। आपको रिटर्न पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से जाएंगे तो आप वही होंगे जो सेबी का एक डिस्क्लोजर आता है कि फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं उनमें से 99% को नुकसान होता है, तो 10 में से 9 वाले जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। लेकिन अगर आप SIP और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसमें नहीं 1% पे बने रहेंगे। ओके, तो लंबी अवधि के लिए आपको रहना है IOC जैसे शेयरों में। और जिस डिविडेंड यील्ड की बात कर रहे हैं रवि सर, 9.2% की डिविडेंड यील्ड है इसकी, यानी कि अगर शेयर जहां पे आपने खरीदा पूरे साल में वहीं भी खड़ा रहा तो भी आपके 9% के रिटर्न तो डिविडेंड के रूप में ही आ जाएंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भले ही हो ना हो, लेकिन ये स्टॉक आपको डिविडेंड के रूप में इतना पैसा दे देंगे कि आपको लगेगा कम से कम साल में आप इतना पैसा तो कमा रहे हैं कि जहां आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। 6-6.5% अगर आपकी इन्फ्लेशन है भी तो 9% के रिटर्न तो डिविडेंड यील्ड से ही आपको इन स्टॉक्स में मिल जाएंगे। तो लंबी अवधि का नजरिया रखिए, IOC जैसे शेयरों में ट्रेडिंग मत कीजिए, ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अंशुल शर्मा जी कह रहे हैं, क्या पावर शेयर्स में मोमेंटम आएगा अगले 2-3 महीने में? आई हैव टाटा पावर, NHPC, कोल इंडिया, SJVN। तो 4 स्टॉक्स इनके पास हैं सर, जो कि कह रहे हैं कि इनके पास रखे हुए हैं इन एंटिसिपेशन की पावर सेक्टर में मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए बिल्कुल रखता हूँ, और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको याद हो पावर, आपके साथ तो मैंने शो नहीं किया इस पावर पे, लेकिन हाँ ये कि आपके जो अनदर प्रोग्राम रहे उस सेगमेंट पे टाटा पावर 350 रुपए से 240 रुपए पे, पावर ग्रिड एनएचपीसी 72 रुपए से, इनको मैंने हमेशा अभी बाय पे रखा है। और मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक है जो 3 महीने नहीं 3 साल के लिए भी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाती तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और कोल इंडिया, ये देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट है, बल्कि इनमें कहूंगा कि आप एनटीपीसी भी ऐड कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 5 स्टार कंपनीज, 5 स्टार प्रॉपर्ट वो बनाइए, और 5 स्टार की रेटिंग के साथ 5 स्टार रिटर्न भी लीजिए। ओके, तो अंशुल जी आपके पास 4 शेयर हैं, उसमें एनटीपीसी देश की दिग्गज जो पावर कंपनी है, पावर उत्पादक कंपनी है, उसको भी आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा सर, एनटीपीसी की बात चली है तो एनटीपीसी ज़्यादा बेटर है या एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी? देखिए ग्रीन में कुछ ग्रीन बचा नहीं है, और वैसे भी आज आप रेड टाई लगा कर आए हैं तो मार्केट को में कुछ खास बुलिश नहीं है, और ग्रीन का जो हवा था वो ग्रीन में ही रहने दीजिए, उसको उतारने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सिंपल जो धरातल पर कंपनियां उनमें निवेश करे ज्यादा फायदेमंद है। चलिए ठीक है, फेयर इनफ सर, एनटीपीसी बेटर है, पेरेंट कंपनी में रहिए ना कि सब्सिडरी कंपनी में। विजय कुमार जी कह रहे हैं सर, आई हैव इंडस टावर एट 339 एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एट 288, बुक प्रॉफिट और होल्ड। तो विजय कुमार जी आप इंडस टावर के लिए थोड़ा होल्ड कर लीजिए, हम इस सवाल का जवाब आपको आगे देंगे। लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर, इनके पास 288 का लिया हुआ है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मैं इसका चार्ट देख भी रहा था, पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी स्टॉक को लेकर, जो कि कमजोर बाजार में भी हमने देखा है कि बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। देखिए आज भी स्टॉक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है, 300 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी नीचे है, 1% की गिरावट स्टॉक में केवल देखने को मिली है, 317 के आसपास है। इनके प्राइस से तो अभी भी ऊपर ही है ये स्टॉक। तो क्या करना चाहिए सर? मुनाफा हो रहा है उसे ले लेना चाहिए जैसे आप शो की शुरुआत में कह भी रहे थे, या अभी बने रहे? अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। नहीं देखिए स्टॉक अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर अगर मुनाफा वसूली करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 272 के आसपास आपको दोबारा मिल सकता है, 270 के पास। तो 317 के भाव पे मैं पार्शियल प्रॉफिट की राय बिल्कुल दूंगा। एटलीस्ट आपको 60% प्रॉफिट यहाँ पर एक बार जरूर बुक करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपने इंडस टावर की बात की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने सही बोला है। चलिए ठीक है सर, फेयर इनफ। सर सोनी कुमारी जी का सवाल आगे ले लेता हूँ, कह रही हैं कि नमस्ते सर जी, टेक्समैको इंफ्रा 100 शेयर हैं, 100 रुपये पे है, टैक्स रेल भी इनके पास है, 135 रुपये पे लिए हुए हैं, और अदानी पावर इनके पास 501 रुपये का लिया हुआ है। 3 स्टॉक्स हैं, पूछ रही हैं क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो अदानी पावर को ही बता देता हूँ, क्योंकि पूरे पावर की चर्चा हो रही थी तो इसलिए 501 पे लिया हुआ है, बिल्कुल बने रहिए। 480 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ 535 नोट कर लीजिए ये लेवल, और पीछे भी जाके देख लीजिए ये लेवल पे प्रॉफिट बुक करना मत भूला करिए। दोबारा एंट्री आपको 480 पे मिलती रहेगी, और इसकी खास बात यही है कि ये जिग जैग इंफॉर्मेशन पे बढ़िया चलता है। कुछ भी हो, आप फंस जाए तो रुक जाए, और अगर मिल जाए तो छोड़े नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी से चलें तो अदानी पावर पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है। फिलहाल स्टॉप लॉस 480 का डाल लीजिए, रिस्क आएगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपने जो और स्टॉक्स की चर्चा करी, देखिए अगर इनके जो ज्यादातर स्टॉक्स देखे जाएं तो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1-2 वीक के बाद आप एक बार को रिव्यू लीजिए, और जो स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताई कि जिनमें प्रॉफिट आ रहा है उनमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से पीछे इसलिए नहीं हटिए, क्योंकि वही आपको वापस थोड़े से आपको नीचे मिलने वाले हैं। लेकिन पूरा काट देंगे तो पूरी ट्रेन मिस हो सकती है, सौदा छूट सकता है। तो थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए, नीचे आएगा फिर थोड़ा सा वो जो काटेंगे वही वापस खरीद लेंगे। तो ये चाल जो है वो धीरे धीरे पोर्टफोलियो को चमकाएगी। सर इन्होंने टेक्समैको रेल और टेक्समैको इंफ्रा भी बोला था। टेक्समैको रेल 135 पे है, जो कि अभी 136 137 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और टेक्समैको इंफ्रा इनके पास 100 रुपये का रखा हुआ है, 103 रुपये के आसपास है। दोनों में हल्का ही सही, लेकिन मुनाफे पे हैं ये। देखिए टैक्स रेल की बात कर लें या टैक्स मैको रेल की इसकी बात करें, टैक्स इंफ्रा की, ये स्टॉक्स तो मेरे हमेशा बाइंग अभी मोमेंटम में ही रहे हैं। छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो मैं इनको काटने की राय नहीं देता। एक और स्टॉक ऐड कर सकती हैं, IRFC 120-124 के पास मिल रहा है, इन लेवल्स पर अट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है कि बने रहिए और इसको भी ऐड करने के लिए देखिए। ठीक है, तो आप एक IRFC को और चाहें तो ऐड कर सकते हैं, टेक्समैको रेल और टेक्समैको इंफ्रा आपके पास अगर है तो। रीना परमार जी कह रही है कि नमस्कार सर, प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिएगा। अशोक लेलैंड 211 पर, जुबिलेंट फूड 755, ये इनका प्राइस है जहाँ पे इन्होंने एंटर किया है।
शॉर्ट टाइम में टारगेट क्या है, बने रहें या फिर लॉस बुक कर लें, प्लीज इसमें आप हेल्प कर दीजिए। देखिए सिर्फ एक मुझे ऐसा लगता है जुबलेंट फूड से यहाँ पे आपको निकलने की जरूरत है। दूसरे स्टॉक को अभी आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए। हम्म। और जुबलेंट फूड में ऐसा मुझे कुछ खास अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। अगर मुझे होल्ड भी करना हो तो मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम आप इसको मई एंड तक होल्ड कर सकती हैं। हालांकि हम अभी अप्रैल के 1 तारीख को हैं, तो मई एंड 2 महीने का टारगेट है। 2 महीने तक अगर आप होल्ड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन रेट से ऊपर निकलने के बाद प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, मई के एंड तक हो सकता है जुबलेंट फूडवर्क का आपका प्राइस आ जाए। हालांकि इन्होंने काफ़ी ऊपर लिया था, 796 रुपये का ऑल टाइम हाई था, इन्होंने 755 रुपये के आसपास लिया, तो गिरता हुआ शेयर लिया था, लेकिन जहां लिया वहां से और नीचे आता हुआ देखा। सर एक स्टॉप लॉस कोई दे पाएंगे इनको आप, अगर कह रहे हैं 2 महीने होल्ड कीजिए? देखिए स्टॉप लॉस तो अगर इस समय चार्ट जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अगर इसको देखें तो आपको साफ साफ जो है वो यही बॉटम दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 20 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस नीचे ले लेते हैं, यानी कि 630 का एक स्टॉप लॉस जो बनता है वो अगर आप ले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, 630 रुपये के आसपास 20 रुपये नीचे स्टॉप लॉस ले लीजिए, उम्मीद करें आपके लेवल आ जाएंगे। 2 महीने आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकती हैं। इसके अलावा सर माफ़ कीजिए, थोड़ा आज सर मेरी तबीयत नासाज है। राम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गेल बाय के लेवल बोलिए सर। पंजाब एंड सिंध बैंक 65 रुपये में बाय किए हुए हैं, क्या करूं? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए आप सर होल्ड कर लीजिए। गेल के लिए सर आपने बोला था आईओसी हुआ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर खरीदना है तो क्या लेवल एप्ट है, क्या इन लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं या थोड़ा इंतजार करें नीचे आने का? नहीं, 20% अगर आपको लेना है तो आप लेते रहिए। और 185 के लेवल अच्छे हैं, वापस से 220 के लेवल दिखाई देंगे। नोट कर लीजिए लेवल, पहला जो 185 है, दूसरा 175 है, तीसरा जो है वो 165 है। ये 3 लेवल से नीचे सस्टेन कर पाना मुश्किल है। और जो आपने बीच में भी करेक्शन देखा है, आप सोचेंगे 200 रुपए का था, ये 185 या 162 आ गया था, तो बीच में इसने डिविडेंड भी यहाँ पर दे दिया है। तो मुझे लगता है इस तरीके से देखा जाए तो स्टॉक को यहाँ पर लिया जा सकता है। और एक बात तो जरूर कहूंगा कि अगर तबीयत खराब है तब संदीप जी आप इतने अग्रेसिव तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक होती तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा और अग्रेसिव होते, इसलिए थोड़ी खराब होना ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, मैंने आपको पहले ही इसका जवाब दे दिया था। प्रेरणा स्रोत मैंने कहा था सर, जब सामने बैठा हो ना तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मोटिवेशन सामने से आ रहा है सर, तो एनर्जी तो कहीं जाती नहीं है, यूनिवर्स में ही रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी आ रही है, प्रवाह हो रहा है सर, वही वापस लौटा रहे हैं। तो जा तो रही नहीं एनर्जी, कहीं आपसे मिल रही है मोटिवेशन के रूप में, हम लौटा रहे हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आप दर्शकों के सामने एक राज बहुत बढ़िया सा खोलता हूँ, और वो भी संदीप जी का। आ, और संदीप जी की सबसे खास बात यह, देखिए संदीप जी घबरा भी रहे होंगे कि राज कौन सा खोलने वाले वही हैं मैं डर बहुत। रहा हूँ सर अंदर से, इतना तो टेरिफ की डर नहीं है सर जितना आपकी बात से डरना लग गया। संदीप जी हमारे बहुत दिल से बहुत साफ आदमी है। और एक चीज मैंने इनकी एक बहुत अच्छी नोटिस करी है, बहुत ही सात्विक आदमी है ये तो। ऐसे सात्विक हैं कि जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आ, ऐसे नियम को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। और राज की बात यह है कि ये बहुत ही सुलझे हुए से जवाब आपको पर्सनल लाइफ पे भी देते हैं। कभी आपको अगर आ, राय मिले, मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये संदीप बाबा क्यों नहीं हो गए, क्योंकि संदीप बाबा अगर हो जाते तो शायद बहुतों की परेशानियां दूर हो जाती, वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। आप कभी, आप जो सवाल भेज रहे हैं स्टॉक्स के, कभी कुछ अपनी कोई परेशानियों के सवाल भी भेजेंगे और संदीप जी उसका आंसर दे रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया आंसर कोई दे नहीं सकता है। बहुत ही सुलझे हुए से प्रभु इनके आप किस जवाब चीज से होते आहत हैं, किस चीज से आहत हैं आप? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? नहीं नहीं, देखिए संदीप जी गलती की बात नहीं है। जो देखिए मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ, और आपने खुद ही अभी बोला है, और मैं एकदम मुंह पे जो होता है वो बोलता हूँ। कई बार स्टॉक्स के भी ऐसे जवाब दे देता हूँ। मुझे याद आता है आपके ही प्लेटफॉर्म पे जोमेटो के मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिए जिसके लेकर के मुझे बहुत सी चीजें झेलनी भी पड़ी हैं। शायद मुझे लगता है कि उनके ओनर भी अगर सुन रहे होंगे तो वो भी कह रहे होंगे ये बंदा कौन है, इसको बुला के लेके आओ। तो ऐसे ऐसे हालात भी देखने को मिले हैं। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सच्चाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपकी खास बात है, ये जो बात है, देखिए होता क्या है कि आपके साथ शो करने का मौका नहीं मिलता। सुमित जी के साथ शो करता हूँ। सुमित जी जिस तरीके के हैं, दिल से एकदम मस्त, और परेशानियों में वो बहुत ज्यादा घबराते नहीं हैं। आप हैं जो परेशानियों का सोल्यूशन देते हैं। विवेक जी हैं जो गहरे गहरे चिंतन और रिसर्च करते हैं।
प्रियंका मैडम है जो कि सबको कंट्रोल करती हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे लेवल के साथ, और सबकी खास बातें हैं, जैसे एंजल होते हैं ना हम, कि उनकी एक खास बात होती है, तो वो सारी खास बात जो है वो मैं चाहता हूं कि लोगों को भी पता चले, सिर्फ यही पता नहीं चले। क्योंकि आजकल होता क्या है, 300 रुपए का रिचार्ज करा के बहुत से चैनल पे बहुत सी ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं, और वो ज्ञान जो है वो धीरे धीरे पॉकेट में ऐसा चूना लगाता है ना, कि वो बाद में पता चलता है ये ज्ञान देने वाला तो मुझे कुछ और ज्ञान दे गया। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर रियलिटी है, जो यहाँ पर सच्चाई है, और जिस तरीके से आप लोग शो करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के साथ शो करने का मौका मिल रहा है, तो उसको पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके के लोग करते हैं। लालच नहीं हो किसी आदमी में, स्टॉक मार्केट पे जो काम कर रहा हो, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो सादगी है वो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सर। और उसमें ना एक चीज़ आप भूल गए, मैं उसमें जोड़ देता हूँ अब। उसमें जो है हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आपने शुरुआत में कहा भी था सर कि जब मनी नाइन पे आपका आगमन हुआ तो शायद मेरे को ऐसी किस्मत मिली कि मैं आपको यहाँ पे लेके आने वाला था। तो वो जो चीज़ आती है ना सर, जो ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू ही आती हैं। तो हम तो एक उसका पहलू है। दूसरा पहलू जिसे कहते हैं कि कंप्लीट करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे, जो बेबाक राय रखते हैं, निडर होकर अपनी राय देते हैं और हमारे दर्शकों को लॉस होने से बचाते हैं। प्रॉफिट तो होता ही है, अच्छे कॉल्स आपके जो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप लॉस होने से बचाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कैपिटल प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, कि आपकी पूंजी है आपके पास बची हुई तो ही आप बाजार में पैसा बना सकते हैं। तो उसका जो एक जो श्रेय है वो आपको लेना ही पड़ेगा सर, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। आपके जैसे हमारे जो दिग्गज एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा श्रेय रखते हैं। खैर, किशोर जी हमारे साथ अगरतला से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। किशोर जी नमस्कार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून रवि सर को गुड आफ्टरनून। आज जी तो बताइए सर, क्या जानना हेलो चाहते हैं? जी, आज तो जैसे लॉटरी लग गया, बात करने का मौका मिल गया आप लोगों से, तो अभी बिल्कुल क्या सर, पूछे रूबरू वही हैं सोच आपके सामने, रवि जी हैं, आप सीधी बात कीजिए, मैं हट जाता हूं बीच में से। रहे जी जी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर, क्या पूछे, मतलब इतने सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं, क्या पूछे वही सोच रहा हूँ हैं, सर। मेरे को स्पंदना स्फूर्ति में 335 का बाई है सर, 60 शेयर्स है। अच्छा, और मल्टी बेस में 500 का बाई है, 100 शेयर्स है सर। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं सर। एक आपने बोला जी कि जी सर। स्पंदन स्फूर्ति आपके पास है, आपका जी प्राइस है जी। 335 रुपए का, और शेयर आज भले ही, 335 हाँ जी सर। 335 का भाव है आपका। आज भले ही बाजार कमजोर है लेकिन स्टॉक 4% ऊपर है, लेकिन आपके भाव से ऑलमोस्ट 90 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जानना क्या चाहते हैं कि आप लॉस बुक कर लें या फिर होल्ड करें, या फिर क्या आप स्विच करना चाहते हैं जी किसी और शेयर? जी जी सर, जी सर, जी सर। अभी हम मतलब कितने दिन का होल्ड करना पड़ेगा, या फिर इसका वैल्यू आएगा कि नहीं, वही पूछना चाह रहा था सर। चलिए ठीक है, रवि सर ओवर टू यू। देखिए, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस का चूंकि स्टॉक है, और आज फाइनेंस में ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, इसी वजह से इसमें एक गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। पहला, आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लें, और 230 के नीचे का क्लोजिंग, फिर से सुन लीजिए, 230 के नीचे का, 230 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो इस स्टॉक से जरूर निकलिएगा। दो ऑप्शन देता हूं। पहला, या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे जाइएगा। दूसरा, या फिर आप यहां पर फाइनेंस में ही जाना है तो आप यूग्रो कैपिटल की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स, इसके कंपैरिजन में आप चेंज करिएगा, लेकिन कंडीशनल जब 230 के नीचे क्लोज होता है। और वापस एक बात कहूं सर, ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट अभी नहीं देने वाला। तो अगर रेट टू रेट आ जाए तो पीछा छुड़ाने पे भी कभी कभी भला होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस भी बता दिए गए हैं, स्टॉप लॉस भी बता दिए गए। किशोर जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर, जी सर। बताइए सर, आप दूसरा स्टॉक बताइए, आप कौन सा पूछ रहे थे? सर मल्टी बेस 500 का बाई है, 100 शेयर्स है सर। 500 पे लिया है सर इन्होंने मल्टी बेस, कह रहे हैं कि 100 शेयर इनके पास है, क्या करना चाहिए? मैं इसका प्राइस देख ही रहा हूँ सर, इसका प्राइस सर 276 रह तक गया आप था देख 500 वाला। नहीं, जब तक देख रहे हैं तब तक मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इनको किसी ने रिकमेंड किया, या फिर किस रीजन से इन्होंने इसको खरीदा, ये जरूर पूछिए सर मुझे। ये डिविडेंड के चक्कर में ले लिया था सर। देखिए, पहली बात है, डिविडेंड के चक्कर में अगर लीजिए तो हमेशा पीएसयूज की तरफ जाइए, क्योंकि उनमें बिना किसी जो है वो हिडन पार्ट के आपको डिविडेंड बड़े खुशी से मिलते हैं। लेकिन इस स्टॉक में खास मुझे खास दम दिखाई नहीं दे रहा। और सर, जितना ये डिविडेंड देगा शेयर तो गिरेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वापस रिकवर नहीं करेगा।
तो इस स्टॉक से आपको निकलना पड़ेगा। और डिविडेंड के स्टॉक्स अगर देख रहे हैं तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने गेल की बात की थी, वेदांता भी एक अच्छा सर स्टॉक है, कोल इंडिया अच्छा स्टॉक है, सर उसकी तरफ मूव कर जाइए। फिलहाल अभी मैं कहूंगा गेल की तरफ मूव कर जाइए, ज्यादा अच्छा है। थैंक ठीक है, तो किशोर जी थैंक यू आई होप आपकी जो दोनों क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो चुकी हैं। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन था रवि सर से। सर मैं ना आपसे कहूँगा, देखिए और भी दर्शक बहुत हैं तो आप उनका समय ले रहे हैं। खैर आप पूछ लीजिए, आप कह ही रहे हैं तो। जी सर, एक शेयर सजेस्ट कीजिए जो 5 इयर्स के लिए ले सकते हैं। एनएमडीसी सर, एनएमडीसी लीजिए ना, 5 साल के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है अभी, और अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, 68-67 पे 5 साल के लिए एनएमडीसी। चलिए आई होप किशोर जी आपके दोनों सवाल और तीसरा आपका जो एक लॉन्ग टर्म का आपको क्वेश्चन जो एक निवेश का वो आइडिया चाहिए वो भी आपको मिल चुका है। तो आपने तो ये हमारा चुन चुन के भी रिवील करवा दिया किशोर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे थैंक यू कह रहे हैं, देखिए आगे से खैर चलिए ठीक है। किशोर जी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी सादगी लगी आप में, बेबाक आपने पूछे अपने सवाल। सलीम शेखानी जी इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सलीम जी नमस्कार, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार। हाँ सर, सुन रहा हूँ। मुझे बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास L&T फाइनेंस के 1000 शेयर है, 157 की बाई है, शॉर्ट टर्म रिव्यू है मेरा। शॉर्ट टर्म व्यू है आपका? हाँ हाँ जी। ठीक है, तो सर 157 आपका भाव है, 151 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। वैसे आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पूरा फाइनेंशियल पैक ही अगर हम देखें तो ये FY25 का एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा है। तो L&T फाइनेंस सर इन्होंने जहां लिए हैं उसी के आसपास ही है, सही सिलेक्शन है इनका, बने रहेंगे? अब बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस अगर डालना है तो यहाँ पर 148 का एक स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार को वापस ऊपरी लेवल्स पर अगर निकलता है और 172 और 162 के आसपास के भाव आते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे स्टॉक वापस से चलता हुआ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, हालांकि 151 या 150 खरीदने के लिए ज्यादा अच्छा था, तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं है सर, होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस 148। चलिए ठीक है, तो ये तो इनके सवाल का जवाब हो गया सर। मैं कुछ दर्शकों के सवाल देख रहा था, आपको याद होगा जब आपने NTPC कहा था कि और ऐड कर लीजिए, हमारे एक दर्शक थे जिन्होंने सवाल पूछा था पावर सेक्टर पर, NTPC ग्रीन आपने मना किया था। रमन साहू जी का सवाल है, कह रहे हैं कि NTPC ग्रीन मैंने 151 रुपये पर लिया है सर, 155 रुपये का हाई था जो कि इसने लिस्टिंग के बाद छुआ था, 151 पे इन्होंने एंट्री कर लिया और स्टॉक 100 रुपये के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब लेना तो नहीं है, आपने ये तो कह दिया, अब जो फंसा हुआ है वो क्या करे? बदल लीजिए, पड़ोसी को NHPC ले लीजिए इसकी जगह पे, वो रिकवर करा के 110 120 के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन ये स्टॉक नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन बहुत छोटा है, चेंज कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो चेंज कर लीजिए। अगर आपको PSUs में रहना ही है तो आपके पास NHPC जैसे विकल्प है, यहाँ पे आप चाहें तो अपना ट्रेड एग्जिट करके यहाँ से आप इसमें ज़रूर स्विच करके एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मुनाफा होने की गुंजाइश ज़्यादा नज़र आती है। इस बीच कुलवीर शेखों जी कह रहे हैं कि सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल आपको भी सर। कह रहे हैं कि सर मेरे पास मॉयल लिमिटेड 406 की खरीद है, एलेम्बिक 160 की खरीद है, लॉस बुक कर लूँ? प्लीज़ बताइए सर, मेरे पास 6 मंथ्स का टाइम है। देखिए फिलहाल तो मॉयल अभी आप होल्ड करके रखिए, 310 के स्टॉप लॉस से जरूरत नहीं है काटने की, वापस रिकवरी इसमें देखने को मिलेगी। माइनिंग सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पेन जरूर यहाँ पर बढ़ रहा होगा, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी काटने की जरूरत नहीं है। जहां तक एलेम्बिक फार्मा की बात करें, अगर उसकी जगह चेंज करना है तो आप सिप्ला की तरफ आप मूव कर सकते हैं, इससे एग्जिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, तो सिप्ला में मूव कर जाइए, एलेम्बिक से निकल के आप। अच्छा सर, डिस्कशन जब होता है PSU शेयरों की नाम चल ही रहे हैं, बात हो ही रही है, तो फिर इरेडा उसमें ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर हमारे एक दर्शक हैं दीपेश कौंडल जी, उनका सवाल आया। पहले तो कह रहे हैं कि संदीप सर रवि सर को ऐसे हाथ जोड़ के, सर आपके स्टाइल में बहुत ही बढ़िया इन्होंने नमन किया है, तो मेरी तरफ से भी आपको नमन है सर दीपेश जी। इरेडा कह रहे हैं सर 183 रुपये का एवरेज प्राइस है, क्या करें? 183 सर 161 के आसपास है अभी, तो लॉस हो रहा है। NHPC की तरह इरेडा में भी बने रह सकते हैं ये, इनके लेवल्स आ जाएंगे? देखिए सिर्फ इरेडा में उन्हीं लोगों को मैं राय दे रहा हूं जो लोग बने रहें और धीरे धीरे करके एग्जिट करें। तो बिल्कुल देखिए 183 बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा दूर भी है, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करता रहेगा। तो 155 160 के आसपास इस बार आता है, 155 के पास खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जिससे आपका एवरेज प्राइस थोड़ा नीचे आ सके। लेकिन ये स्टॉक
बिल्कुल ही बेकार स्टॉक है इस हिसाब से, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की राय रखते हैं, क्योंकि ये आपको पैनिक ज्यादा देता है। करेक्शन आता है तो रुकता नहीं, और अगर चढ़ने की बात करें तो चढ़ने को ये कोई इंडिकेशन दिखाता नहीं। तो फिलहाल वापिस आपके भाव पे आता है तो एग्जिट करने की राय। और इरडा के जितने लोग भी बार बार, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि स्ट्रांग स्टॉक्स जो हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। इरडा जैसे स्टॉक पे आपको कोई खास रिटर्न मिलेंगे नहीं। एक टाइम था, एक दौर था जो आपको प्रॉफिट के लिए देता था, लेकिन वही दौर है जो कि आपको फंसा भी रखा है। तो फिलहाल बहुत लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति इस पे मत बनाइए। ठीक है, फेयर इनफ सर। इस बीच सूरज सैनी जी के पास चलते हैं, जयपुर से ही हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि किस शेयर को लेकर ये फंसे हुए हैं या फिर जानना चाहते हैं। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर, पहले तो बताइए कि मौसम कैसा है जयपुर में अभी। सर मौसम गर्मी बढ़ गई है थोड़ी। लेकिन हमारे यहाँ तो सर हम देख रहे हैं कि ये सर्दी जो है, जो हवा चल रही है ठंडी, उसी वजह से देखिए मेरी तबीयत भी नासाज हो गई। तो मौसम विभाग के प्रेडिक्शंस तो हैं कि अगले 1-2 दिन में वापस गर्मी यहाँ पे भी लौटती हुई नजर आएगी। खैर, आपका सवाल किस स्टॉक को लेकर है सर? आपके पोर्टफोलियो में ठंडक है या गर्मी है मुनाफे की? सर मुनाफे की अभी तो इसमें ठंडक ही चल रही है। जेंसोल की इंजीनियरिंग को परचेज करा थे मैंने 200 शेयर, तो 43 के प्राइस में। अच्छा, ये आपने गिरता हुआ शेयर लिया है ना सर? किसके कहने पे लिया था आपने ये? सर वैसे ही लिया था मैंने अपने अंशुल सर के वगैरह में, उनके जो देखता रहता हूँ शो वगैरह, तो उसमें ऑनलाइन ही पता नहीं किसी पे देखा था मैंने। तो जिसके भी कहने पे लिया उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं बताया था सर आपको, या आपने लगाया नहीं? नहीं, ये अभी परचेज ही कराया मैंने। अच्छा, लेकिन परचेज किया है सर, 50 रुपये नीचे आ गया आपके भाव से, क्योंकि सर्किट तो इसमें लगातार लगते ही जा रहे। तो ऐसे नीचे के सर्किट लगने वाला गिरता हुआ जो फॉलिंग नाइफ है, ये आपको जिसने भी रेकमेंड किया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। देखिए अब हुआ क्या है, आपका भाव 243 का है, स्टॉक 175 पे खड़ा है, तो ऑलमोस्ट आप 50 रुपये लूज कर रहे हैं और 200 शेयर भी आपके पास रखे हुए हैं। तो आप जानना क्या चाहते हैं सर? तो जानना चाह रहा था इसमें भाई, आगे जैसे मान लो मैं इसमें एवरेज करके रखूं या फिर बाद में क्या करना चाहिए मेरे को 1 साल के लिए? और लेना चाहते हैं आप? हाँ पूछ रहा हूँ। रवि सर देखिए, फॉलिंग नाइफ लेके बैठे हैं और कह रहे हैं मैं और लेने को तैयार हूँ। सर पैसा आपका है, खूब उड़ाइए, खूब मौज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1371 रुपए का शेयर ज्यादा दूर नहीं सर, फरवरी 21 फरवरी वेडनेसडे को ये 1371 रुपए था, और आज है सिर्फ 173 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 रुपए से ज्यादा साफ हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि स्टॉक में कोई दम नहीं है सर। सुबह जब कल उठिएगा तो सबसे पहले रात में ही ऑर्डर डाल के रखिएगा, या कल सुबह मौका मिलते ही एग्जिट कर लीजिएगा। हम दोबारा चर्चा करेंगे जब ये 130 रुपए के पास होगा। अच्छा सर, चूंकि अब आप हमारे साथ हैं ही हैं, ऐसा स्टॉक ही आ ही गया है सामने, सर्किट टू सर्किट वाला, इसमें थोड़ा अगर आप गाइडेंस दे सकें। जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह उठें तो अपना ऑर्डर डाल दीजिएगा, क्या तरीका होता है सर सर्किट वाला स्टॉक जो है, नीचे सर्किट लग रहे हैं उसको बेचने का? अगर कोई ट्रिक या फिर कोई एक ट्राई कोई कर सके कि हाँ यार मेरा शेयर निकल जाए, किसी तरह मैं लॉस बुक कर लूं, क्योंकि मुझे पता है ये तो सर्किट नीचे के लगने ही है। और अभी बहुत बढ़िया बात कही है आपने। होता क्या है कि पहली बात है, जब सर्किट खुलता है ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है कि अब तो भैया ये रॉकेट हो जाएगा, अब तो बाइंग साइड आएगा। तो वो लालच पहली बात है क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि जब सर्किट डाउन साइड का हो रहा होता है और अगर बाइंग की तरफ खुल जाता है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको एग्जिट करने से रोकता है, वो होता है लालच। ये कहता है कि मत करिए। दूसरा, आप हमेशा जब आप सर्किट पे स्टॉक होता है तो हमेशा लोएस्ट प्राइस डाल के रखिए। 175 पे क्लोज हो रहा है, आप इसका प्राइस डालिए 155 रुपए का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए लोएस्ट प्राइस जो होगा उस पे ये आपको एग्जिट करा देगा। लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो जब 155 होगा तो भी नहीं निकलेगा, 125 होगा तो भी नहीं निकलेगा। लोग 800 वाले नहीं निकल पाए हैं तो 175 वाले कैसे निकलेंगे? तो पॉइंट यही है कि जब बिड आप करते हो तो हमेशा लोवेस्ट बिड करिए। आप सबसे ज्यादा रहिए कि मैं एकदम फेंक रहा हूं इस स्टॉक को, बस मुझे काटना ही काटना है। तो डंप कर रहा हूं। कई बार हम लोग प्राइसिंग पे क्या लगाते हैं, 175.50 पे कट जाए तो खुशी मिल जाएगी, कभी नहीं कटेगा, आपको वो मौका नहीं मिलने वाला है। तो बेस्ट है कि सबसे लोवेस्ट रेट लगाकर उस पर डाल दीजिए, जो जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट हो, जिससे कि आपका सौदा कट सके। मतलब जहाँ पे सर्किट का लेवल है। जी बिल्कुल। परफेक्ट है सर। तो देखिए अब आपको सर ये भी पता चल गया कि स्टॉक से निकलना और कैसे निकलना है, फॉलिंग नाइफ से या फिर सर्किट टू सर्किट वाला जो स्टॉक है। आप एवरेज करने की बात करें, आपको रणनीति बताई जा रही है कि कैसे आपको निकलना है कल सुबह उठ के। अच्छा, एक सवाल और है सर मेरा, क्योंकि ये 9:15 के बाद करें या फिर प्री ओपन में ही कर दें?
अगर प्री ओपन में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के आपको इससे निकलना ही चाहिए और सुबह पहले उठ के आपको जैसे ही बाजार खुले प्री ओपन में ही पहला काम यही करना है कि जहां पे सर्किट फ्रीज है, लोअर सर्किट है, वहीं का भाव लगा के आप यहां से निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। शेख रिजवान जी हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं, किस स्टॉक को लेकर फंसे हैं? हेलो, बोलिए सर, बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको जी। जुपिटर वैगन से मेरे पास JWL के 360 शेयर हैं, 540 रुपए के दाम से है सर। अच्छा, तो क्या करना चाहिए सर? दाम आएगा या तो होल्ड करें, एग्जिट करें, या तो डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर रवि साहब जो है ना, कोई दूसरा शेयर बताते हैं, एग्जिट करके दूसरा ले लें सब कुछ। अच्छा, आपने कब लिए थे ये और किसके कहने पे लिए थे? ये तो जो है ना सर, मैं देख के लिया था सर, क्योंकि मुझे उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट कमाया था इससे पहले ये शेयर में। फिर उसके बाद में जो है ना, फिर 540 पे जब दिया तो फिर बाद में डाउन साइड हो गया, डाउनफॉल हो गया। तो आपने खुद से अपनी रिसर्च से ही लिया, लेकिन चूंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे थे तो आपने स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं समझा। जी जी, नहीं सर, वो हाँ जी, स्टॉप लॉस तो लगाया ना सर, असल में वो गलती हमारी। कोई बात नहीं सर, ठीक है, अब जो हो गया, उस पर ज़्यादा चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। रवि सर से पूछते हैं क्या करना है सर। 540 वाला सर 370 पे आ गया, क्या करें? ये लॉस बुक कर लें, किसी दूसरे शेयर में स्विच कर जाएं? देखिए रिजवान साहब, आप जो बोल रहे थे, तो सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताऊं कि ईद के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खास तौर से इतनी सेवैयां खा लेता हूं कि दूसरे दिन पेट जरूर खराब हो जाता है। ये एक दिक्कत आ जाती है। और इस बार भी मैंने सेवैयां बहुत खाई हैं, तो कहीं ना कहीं से पेट में भी गुड़गुड़ होती रहती है। थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही कुछ प्यार मोहब्बत मिल जाती है और उसकी वजह से शरीर साथ नहीं देता, ये चीजें हो जाती है। लेकिन फिलहाल अ, आपकी भी जरूर से सेवैया का इंतजार रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 350 और 345 के पास आता है, थोड़ा एवरेज कर लीजिए और वापस आपका जो भाव का एवरेज प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। 480 के आसपास तक का एवरेज बना लीजिए, जो कि रेट जल्द आपको देखने को मिलेंगे। वो आता है तो प्रॉफिट बुक करिएगा। और सर, हैदराबाद की तो बिरयानी भी बड़ी फेमस है, तो जरूर खाने के लिए कुछ मिलेगा, उम्मीद है। तो पहले रिजवान जी, मेरी तरफ से आप माफ़ी कबूल कीजिए, क्योंकि मैं आपकी ये ईद की मुबारकबाद सुन नहीं पाया था, रवि सर ने सुन ली, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूं। आपको और आपके परिवार को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। कल ये त्यौहार था, मार्केट बंद था, इसलिए आपसे हम ये मौका नहीं कर पाए आपको विश करने का। तो बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, आपने मुबारकबाद दी और आपके लिए राय ये है कि आप थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। अच्छा सर, इससे मेरा सवाल जुड़ा हुआ ये है कि ये जो रेलवे स्टॉक्स है ना, जैसे आपने कहा कि JWL में एवरेज कर लीजिए, ज़्यादातर रेलवे स्टॉक्स में आप देखेंगे ना तो करेक्शन आपको बहुत बड़े नजर आएंगे और उतनी ही बड़ी इनकी ऑर्डर बुक भी नजर आएगी। ज़्यादातर स्टॉक्स मैंने देखा है 1-1, 2-2, 3-3 साल की ऑर्डर बुक लेकर ये बैठे हुए हैं। तो क्या ये अच्छा मौका है? जिन्होंने ऊपर ले रखे, चलिए वो तो बात हो गई, उनको आप एवरेज करने के लिए कह रहे हैं, लोअर लेवल्स पे भी जिन कंपनियों की ऑर्डर बुक अच्छी है, जो करेक्टेड है स्टॉक्स, उनमें अभी बाइंग कर सकते हैं या अभी रुकना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए सर। देखिए, मैंने तो पहले भी टैक्स रेल, टैक्स इंफ्रा, रेल टेल और IRFC भी कहा आपने। IRFC, इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि इन स्टॉक्स अगर इन लेवल्स पर लेते हैं, हो सकता है आपको 10% का करेक्शन मिले, लेकिन वही 10% मैक्सिमम करेक्शन है। लेकिन रिवर्सल मिला तो आपको 30% का जो है वो फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि जाके कूद के एकदम सब खरीद डालना, ये भी नहीं आपको करना है। हाँ, 20-30% का अगर निवेश नहीं करेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो निवेश करना जरूरी है। चलिए ठीक है, तो रेलवे शेयरों में अच्छी कंपनियां जिनकी ऑर्डर बुक्स बहुत अच्छी हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं, वहाँ पे आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके भी चल सकते हैं। एक सर, टाटा केमिकल को लेकर आपकी राय दे दीजिए। शैलेंद्र उपाध्याय जी कह रहे हैं कि टाटा केमिकल में एंट्री कर सकते हैं क्या? 3 से 6 महीने का व्यू है सर। ये वही स्टॉक है जो कि ज़्यादातर टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनमें इनकी क्रॉस होल्डिंग है, और जब भी कोई IPO की खबर आती है ना, तो टाटा कैपिटल हुआ या फिर कोई और दूसरा नाम हुआ, तो इस शेयर में हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखता है। हालांकि अभी इनके जो रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो थोड़े चैलेंजिंग थे, 2 क्वार्टर का पेन मैनेजमेंट ने बोला, जिस वजह से ये 1250 वाला शेयर अभी 850 के नीचे मिल रहा है। ऐसे टाटा ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक हैं, इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज है, टाटा एलेक्साई है जिसने आज ही 52 वीक लो टच किया है। तो टाटा का भरोसा जहाँ जहाँ है, क्या आंख मूंद कर बाइंग करनी चाहिए या फिर सिलेक्टिव रहना चाहिए? देखिए, भरोसा बिल्कुल रखिए, लेकिन भरोसे के साथ अपने आंखें और
मन को भी थोड़ा शांत रखिए और खुला रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाटा के पूरे शेयर, चाहे वो टाटा एल्क्सी की आपने बात की, टीसीएस की बात हम लोग कर रहे थे, टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, और साथ ही अब टाटा केमिकल की बात कर रहे हैं, 5 से 8% का करेक्शन तो करंट मार्केट प्राइस से दिखाई दे रहा है। तो आंखें खुली रखिए और दिल को थोड़ा शांत रखिए, जल्दबाजी अभी मत करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच। ओके सर, रणप्रीत मरवाहा जी का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। कह रहे हैं आई हैव साइंट एट 1850 एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एट 49, रिक्वेस्ट लॉन्ग टर्म व्यू। तो लंबी अवधि के लिए इनके पास रखे हैं सर साइंट 1850 वाला और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 49 का। सही डिसीजन है इनका, बने रहें? देखिए साइंट पे तो आप बने हुए हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन तो अभी और दिखाई देगा, 1000 रुपए के आसपास के लेवल आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है आप बने रहिए। लेकिन जहां तक बात उज्जीवन फाइनेंस की है वहां पर बिल्कुल राय नहीं है, निकल जाइए, उसकी जगह पे साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल उज्जीवन फाइनेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है सर, तो उज्जीवन से निकल जाइए और आप यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक में ज़रूर शिफ्ट करके अपना पोर्टफोलियो में स्विच कर सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई है तो सर हमारे पास एक दर्शक का फ़ोन आ भी गया है, सुमित कुमार जी का पुणे से। इनका सवाल टाटा टेक को लेकर ही है। सुमित जी नमस्कार, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बताइए सर, टाटा टेक तो पता है मुझे आपके पास शेयर है, आपने हमारी टीम को बता दिया, लेकिन लेवल क्या है, कितने शेयर आपके पास है और कब लिया है आपने? एक्चुअली मैंने स्लोली ग्रेजुअली जैसे डाउन होता गया, मैंने 5 शेयर ऐड किए हैं और अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 112 शेयर हैं 1070 प्राइस के। तो लॉन्ग टर्म व्यू है, बट जैसा अभी मार्केट डाउनफॉल में है तो क्या करना चाहिए? तो ये एवरेज कर करके आप 1070 का भाव लाए हैं नीचे नीचे बाय करके? हाँ यस, हाँ अप्रोक्स मैंने जब ये लिस्टिंग हुई थी तो मैंने आईपीओ में अप्लाई किया था, बट अलॉट तो हुआ नहीं, तो मैंने करीब 1400 या 1500 पे फर्स्ट डे इसका प्राइस दिया था, एंड देन उसके बाद मैंने करीब 1200 से मैंने इसको एक्यूमुलेट किया। ठीक है, 500 वाला 1400 हो गया था लिस्टिंग वाले दिन, फेयर इनफ। तो उस समय ही आपने ठान लिया था कि स्टॉक में नीचे मिलेगा तो लेंगे। 1200 से सर एवरेज करते करते 1075 का एवरेज ये ले आए, लेकिन स्टॉक देखिए सर 626 का लो लगाया, अभी 683 के आसपास है, और इनके प्राइस से तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो करीब करीब 400 रुपए का लॉस है पर शेयर। देखिए लॉस अभी बढ़ के 550 रुपए तक जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर प्राइसेस की बात करें तो वो भी लगभग 580 और 600 के प्राइसेस दिखा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर आपको दिला रहा हूं, मैं अभी आपको एग्जिट करने की राय नहीं दे रहा, लेकिन अगर 650 के नीचे के लेवल्स आते हैं तो आप एक बार को एग्जिट करने के लिए जरूर सोचिएगा, या फिर 550 के आसपास आते हैं तो वहां पर एवरेज करने की सोचेंगे। स्ट्रैटेजी आपके सामने क्लियर है। फिलहाल अभी 1-2 वीक के लिए वेट कर लेते हैं, लेवल्स को और कंसोलिडेट होने देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुल बैक अगर आता है और दोबारा आपको 750 का लेवल मिलता है या 780 का लेवल मिलता है, उस लेवल पर स्विच करना दूसरे स्टॉक में ज्यादा समझदारी है। लेकिन एक बात समझिए सर, हिस्ट्री को इस तरीके से समझिए, 682 रुपए शेयर चल रहा है, यहां से शेयर को 40% 60% चलने के लिए अब 80% चलना जरूरी है। क्या 80% ये चलेगा तो क्या टाटा टेक वो स्टॉक होगा जिसे आप बाय करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर स्ट्रेटेजिकली थोड़ा निकलना पड़ेगा, लेकिन जो बताया उसका ध्यान रखें। 750 के आसपास एग्जिट, वापस 650 के नीचे पूरी तरह से एग्जिट, और दोबारा अगर खरीदना है तो 550 और 520 से पहले बिल्कुल भी नहीं। 650 आए तो भी निकले, 750 आए तो भी निकले, यही राय है ना? जी बिल्कुल, परफेक्ट है, तो क्लियर है राय। इस बीच रवि सर तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज। तो रवि सर, एक हमारे दर्शक तो जुड़े थे जिन्होंने बेबाक होकर सवाल आपसे पूछ लिया था, आपने एनएमडीसी कह भी दिया था लॉन्ग टर्म के लिए। एनएमडीसी के अलावा और भी स्टॉक्स या फिर एनएमडीसी पे थोड़ा आप लेवल्स भी बता पाएं? देखिए फिलहाल मार्केट की कंडीशन देखते हुए सिर्फ मैंने एक ही स्टॉक बाय के लिए दिया है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हावी हो सकती है। और थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि मैं जब बात कर रहा था तब 68 और के रुपीस के पास बात कर रहा था और पहुंच गया वो अभी 70.50 के आसपास। तो थोड़ा सा रुक कर खरीदारी करिएगा, लेकिन इन लेवल्स पर खरीदारी जरूर करिएगा, क्योंकि ये अब आपको 80 रुपए के टारगेट यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा, और स्टॉप लॉस यहां पर 64 का लगाकर चलिएगा, और 1-2 रुपए का
एवरेज प्राइस पे आप डिस्काउंट लेकर चलिएगा, मतलब कि आप 68 से 70 के बीच में भी अगर बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 64 का ही यहाँ पर बनेगा, टारगेट 80 रुपीज। ठीक है, कब तक सर ये? जी आने वाले 2 से 3 महीने में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा भी सपोर्ट देगा तो ये स्टॉक सबसे पहले भागता हुआ नजर आएगा। ओके, तो 80 रुपये ये आपका टारगेट हो जाएगा 2 से 3 महीने में। और स्टॉक आप देखिए 68 रुपये पर हमारी बातचीत हुई थी जब हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे फोन लाइन पे। और स्टॉक आप देखिए बाजार कमजोर है लेकिन उसका असर इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी नहीं है। डे हाई के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 70 रुपये 25 पैसे इसका डे हाई है और 70 रुपये 11 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यही होता है जब कोई अच्छे नाम अच्छे एक्सपर्ट्स की ओर से रिकमेंड किए जाते हैं तो सुन के भी, हमने कोई ऐसा दिखाया नहीं था पिक्टोरिकली आपको कि ये स्टॉक है, केवल सुन के ही आप देखिए लोगों की ओर से जो बाइंग इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा इस स्टॉक में देखने को मिला है। रवि सर बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? जिन भी स्टॉक्स के मैंने चर्चा करी है वो हमारे क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं, बट मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इतना कीमती समय निकाल के आपने हमारे साथ आज शेयर किया और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और मार्केट पर अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद सर। Hello, Money9.